तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग का दोस्तों इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों हम लोग डेली बेसिस पे इस सेशन में इस चैनल पे दोस्तों करंट अफ़ेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं। हाल-फिलहाल में जो घटनाएँ घटी हुई होती है दोस्तों, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं, उससे हम लोग डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। यानी मेनली ये सेशन उन लोगों के लिए उपयोगी है जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीसीएस का दे रहे हैं, एमपीपीएससी का दे रहे हैं, राष्ट्र का दे रहे हैं, बैंक का, सीडीएस का, किसी प्रकार का अगर आप जनरल तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रकार का आप कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, तो उस सारी चीज़ों में आपको आपके लिए दोस्तों ये जो सेशन है बहुत लाभकारी होगा और कायदे से मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बड़े पैमाने पे दोस्तों आपको ये लाभ पहुंचाने का काम करेगा दोस्तों। तो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का स्टूडेंट है दोस्तों, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका कंटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो लेक्चर होगा दोस्तों, उसमें हम आज की बात करेंगे। आज के डेट में जितनी भी घटनाएं घटी है दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। जैसे कि आज का डेट हो गया 13 सितंबर 2024 है दोस्तों। तो इस लेक्चर में जो होगा सारी बातें जो होगा 13 सितंबर 2024 से रिलेटेड ही होगा। जितनी भी घटनाएं होगा दोस्तों जो आज के डेट से रिलेटेड है, उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। कहा जा रहा है दोस्तों कि आज पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि आज का जो दिन है दोस्तों, हिंदी मीडियम से अगर बात किया जाए, हिंदी कैलेंडर के अनुसार अगर बात किया जाए दोस्तों, तो आज का दिन कौन सा है, क्या है दोस्तों, इस पर चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है भाद्रपद का महीना है दोस्तों, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है दोस्तों आज का दिन। आज का डेट है 13 सितंबर 2024 दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे को हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे वैसे क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया है, पिछले लेक्चर में जो भी समझाया गया है दोस्तों, उससे रिलेटेड एक सवाल होता है जो हम लोग हर एक दिन लेक्चर ख़त्म करने के बाद हम ऑडियंस से या फिर जो भी हमारा एक तरीके से जो व्यूअर है दोस्तों, उससे हम लोग पूछने का काम करते हैं, उससे एक तरीके से जवाब मांगते हैं दोस्तों। तो जो कल का लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ाई गई थी, उससे रिलेटेड जो हमने सवाल पूछा था दोस्तों, आज उसका हम लोग जवाब देने के लिए आए हैं। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा था विच मिनिस्ट्री कन्फर्म्स द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स दोस्तों, जिसका सही होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग का इसमें से आप सभी लोग का सही उत्तर, आपने सभी लोग के द्वारा सही उत्तर दिया गया होगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं कि इससे करंट अफेयर्स निकल कर क्या आ रहा है, इस पे भी एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा इंस्टॉलमेंट, यानी चौथा जो है दोस्तों, चौथा फेज जो है दोस्तों, उसको शुरू कर दिया गया है। कैबिनेट डिसीजन लिया गया है कैबिनेट के थ्रू दोस्तों। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं ना इसको, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है दोस्तों, इसका चौथा जो एक तरीके से कह सकते हैं आप, जो चौथा जो फेज़ है, यानी कि चौथा जो चरण है दोस्तों, उसको शुरू किया गया है। इसके अंदर क्या क्या बातें कहा गया है दोस्तों, इस पर भी हम एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, यानी कैबिनेट द्वारा एक तरीके से कहा जाए दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अप्रूवल मिल गया है। इसको चौथे फेज़ का हो दोस्तों इम्प्लीमेंट करने के लिए अप्रूवल मिल गया है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 से लेकर 28-29, कहने का मतलब है दोस्तों 2025 से लेकर 2029 तक इस योजना को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ज़मीनी स्तर पे उसे उतारने के लिए मंजूरी दे दी गई है दोस्तों केंद्र सरकार के थ्रू। आगे देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर बात करें कि कितना का बजट तैयार किया गया है दोस्तों, इस पर भी हम लोग डिटेल में बात करते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, यानी कि टोटल 62,500 किलोमीटर का टोटल कंस्ट्रक्शन किया जाएगा दोस्तों। इस 5 सालों में आपको देखने को मिलेगा कि 62,500 किलोमीटर की टोटल कंस्ट्रक्शन होगी। रोड फॉर प्रोवाइडिंग अ न्यू कनेक्टिविटी टू एलिजिबल 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेंट्स, यानी कि हैबिटेंट्स एंड कंस्ट्रक्शंस अपग्रेडेड ऑफ ब्रिजेस ऑन न्यू कनेक्टिंग रोड्स। कहा जा रहा है दोस्तों कि 72,500 किलोमीटर का पूरा एक तरीके से डिस्टेंस को एक तरीके से इस कंस्ट्रक्शन बनाया जाएगा, यानी 62,500 किलोमीटर का रोड तैयार किया जाएगा दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रोवाइडिंग अ न्यू कनेक्टिविटी टू एलिजिबल, यानी कि वैसे 25,000
हैबिटेंट्स, मतलब ऐसे 25,000 एरिया को इसमें भी कंसिडर किया जाएगा दोस्तों, जो कि क्या है, उनके पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है। कि वैसे गांवों की बात की जा रही है, वैसे जगहों की बात की जा रही है दोस्तों, जिससे कहा जा रहा है, जिसका कहा जा रहा है कि मेन रोड से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। वैसे 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस की बात कर रहा है, यानी कि वैसे एक तरीके से उस जगह को जोड़ने का काम किया जाएगा दोस्तों। हैबिटेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन अपग्रेडेशन ऑफ ब्रिजेज ऑन न्यू कनेक्टिविटी रोड, यानी अब कहने का मतलब है कि जो नया रोड बनेगा उससे जो गांव जुड़ेंगे दोस्तों, उस पर पुल बनाने का भी काम किया जाएगा दोस्तों। ये पूरा है प्रधानमंत्री, ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चौथा जो एक इसका जो हिस्सा है, चौथा जो पहलू है, चौथा जो एक तरीके से कह सकते हैं इसका चरण है दोस्तों। इसमें इतने सारे काम किए जाएंगे। आगे क्या लिखा गया है, टोटल आउटले ऑफ स्कीम बिल भी 70,125 करोड़, यानी कि ये टोटल जो 5 सालों में एक तरीके से केंद्र सरकार द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, ये जो टोटल जो परियोजना है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि 70,125 करोड़ रुपये इसमें पूरी तरीके से खर्च किया जाएगा, यानी 70,125 करोड़ रुपये का पूरा बजट है दोस्तों। ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करने में लगेगा केंद्र सरकार को। ऑल वेदर रोड्स टू प्ले द रोल ऑफ कैटलिस्ट फॉर द रिक्वायर्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिमोट रूरल एरिया। कहा दोस्तों कि एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो रोड बनाया जाएगा, जो रोड से जो गाँव को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों, जो पिछड़े इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके, उसको जो जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, एक तरीके से कैटलिस्ट कहा जा रहा है, एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह काम आएगा। एक कैटलिस्ट की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। ये कैटलिस्ट मतलब वो चीज़ होता है कि जब कोई आप रिएक्शन में डाल लेते हैं, तो उस कैटलिस्ट से डालने से क्या होता है दोस्तों कि किसी चीज़ का रिएक्शन बढ़ जाता है, यानी चीज़ें और तेज़ी से हो जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि जब हम गाँव और ग्रामीण क्षेत्र, यानी जो पिछड़े इलाके हैं दोस्तों, अगर हम उसको मेन रोड से जोड़ने का प्रयास करेंगे, अगर मेन रोड से जोड़ देंगे दोस्तों, तो कहने का मतलब कि उस गांव का जो एक इकोनॉमिक स्टेटस है दोस्तों बेहतर हो जाएगा, सोशल स्टेटस बेहतर हो जाएगा, वहाँ की विकास अच्छी होगी, अर्थव्यवस्था में उसका अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। इसका मतलब PMGSY क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चौथा बिल इनकॉर्पोरेट इंटरनेशनल बेंचमार्क कहा जा रहा है दोस्तों। PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 बिल इनकॉर्पोरेट इंटरनेशनल बेंचमार्क को पूरा करने का काम करेगा एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रोड कंस्ट्रक्शन। कहता है दोस्तों कि एकदम कहा जा रहा है कि जो रोड बनाए जाएंगे वो हाईली स्टैंडर्ड होगा और बेस्ट क्वालिटी का रोड होगा। कहने का मतलब कि लूचिया पूचिया नहीं होगा, यानी अच्छे क्वालिटी का रोड होगा और अच्छा स्टैंडर्ड का रोड होगा, जिसकी एक तरीके से कहा जा सकता है कि लाइफ स्पैन लंबा चौड़ा होगा दोस्तों, यानी लंबे समय तक ये रोड का चलने का आशंका जताया जा रहा है कि ये लंबे समय तक ये रोड बने रहेंगे और लोगों को एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा दोस्तों। PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो चौथा चरण है दोस्तों, रोड अलाइनमेंट प्लानिंग विल बी अंडरटेकन थ्रू द PM गति शक्ति पोर्टल के थ्रू, इसका एक तरीके से कहा जा रहा है प्लानिंग किया जा रहा है दोस्तों। आगे देखिए क्या है इसमें, क्या लिखा गया इसके बारे में डिटेल हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि यूनियन कैबिनेट, यानी कि केंद्रीय जो कैबिनेट है दोस्तों, उनके थ्रू 70,125 करोड़ की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण दोस्तों रोड स्कीम को तैयार किया गया है, इसके द्वारा बजट तैयार किया गया है। इसमें कहा जा रहा है, पहला पॉइंट को पहला पॉइंट को देखते हैं। इसमें कहा गया दोस्तों कि यूनियन कैबिनेट जो है अप्रूव किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण चौथा फ्रॉम 2024-25 से 28-29, यानी ये 4-5 सालों में दोस्तों एक तरीके से यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो चौथा चरण है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको लागू किया जाए दोस्तों ये 4-5 सालों में। इसके अंदर क्या है दोस्तों, सेंट्रल शेयर्स कहा जा रहा है कि इस जो 70,000, ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं 70,125 करोड़ का ये टोटल बजट है दोस्तों, उसमें से कहा जा रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक कंट्रीब्यूशन होगा 49,087.50 करोड़ रुपये का होगा दोस्तों। इसमें से स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर होगा दोस्तों 21,037.50 करोड़ का शेयर होगा, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों को एक तरीके से कह सकते हैं, दोनों का शेयर मिलाकर इसे तैयार किया जाएगा। ऑल वेदर रोड का मतलब हर मौसम में ये रोड एक तरीके से काम करने लायक है दोस्तों, यानी कि सभी मौसम में ये रोड एक तरीके से चल सकते हैं, जाड़ा बरसात गर्मी की। ऑल वेदर रोड्स मेजरिंग 62,500 किलोमीटर विल बी प्रोवाइडेड टू अनकनेक्टेड हैबिटेशंस, यानी कि वैसे जगह जहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, जहाँ पे कोई रोड का एक तरीके से एक जुड़ाव नहीं है दोस्तों, वैसे जगह को जोड़ने का काम किया जाएगा। और टोटल जो इसकी दूरी होगी दोस्तों, यानी कि टोटल जो कंस्ट्रक्शन किया जाएगा लगभग
अंदाजा जताया जा रहा है दोस्तों कि 62,500 किलोमीटर का टोटल कंस्ट्रक्शन किया जाएगा इसमें। कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेडिंग ऑफ ब्रिजेस ऑन द न्यू रोड्स, ये जो नए रोड्स बनेंगे एक तरीके से उस पर कहा जा रहा है कि नया उस पर पुल भी बनाए जाने का काम किया जाएगा, या फिर ऑलरेडी अगर उस पर कोई पुल बनाया गया है तो उसे सरकार के द्वारा अपग्रेड करने का भी काम किया जाएगा दोस्तों, यानी उसे एक तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किया जाएगा। आगे देखते हैं क्या है दोस्तों, इसमें एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है दोस्तों, अब इस पे भी एक चर्चा कर देते हैं। एक तरीके से स्टैटिक जीके हो गया दोस्तों कि इसकी शुरुआत कब हुई है, कितने फेज़ में चला, अभी कौन सा फेज़ हो रहा है दोस्तों, इसका पहले का एम क्या था, अभी का एम क्या है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है दोस्तों। इट स्टार्टेड एज ए, शुरुआत में जब इसकी स्टार्ट हुई थी दोस्तों, इट स्टार्टेड एज ए 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन ईयर 2000 में। कहा जा रहा है दोस्तों कि पहली बार जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जब पहली बार इसको शुरुआत किया गया था तो ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था दोस्तों, यानी कि 100% इसकी जो खर्चा उठा रही थी दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा उठाई जा रही थी, टू प्रोवाइड ऑल वेदर रूरल रोड कनेक्टिविटी टू द एलिजिबल रूरल हैबिटेंट्स, यानी कि ग्रामीण जो सड़कों हैं यानी कि मेन रूट से जो ग्रामीण सड़कें हैं सबको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। इंपॉर्टेंट यही है कि जब 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, यानी कि 2000 में पहली बार इसको शुरुआत किया गया था, तो इसका क्या था कि 100% जो था दोस्तों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, यानी केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी उठा रही थी, खर्चा दे रहा था। इसका जो मिनिस्ट्री है दोस्तों जिसको ये कंट्रोल इसको मेंटेन करने का काम कर रहा है दोस्तों, वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर इसका एक तरीके से नोडल एजेंसी के तौर पे काम कर रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि इसका फंडिंग पैटर्न अब देखते हैं, इसका पूरा फंडिंग पैटर्न देखा जाए कि कब किस तरीके से इसको रिवाइज किया गया है, किस तरीके से किसके बीच में इसको बांटा जाने का काम किया गया है दोस्तों। कहा जा रहा है फंडिंग पैटर्न्स वाज रिवाइज्ड टू 60:40 रेशियो बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन 2015, यानी 2015-16 में दोस्तों। 2000 में तो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इससे खर्चा उठा रही थी, लेकिन 2015-16 में क्या कहा गया दोस्तों कि एक तरीके से कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो 60% खर्चे उठाएगी और जो स्टेट गवर्नमेंट होगा दोस्तों वो 40% खर्चा उठाएगा, यानी कि 6:4 की रेशियो में से बांटने का काम किया गया था दोस्तों। और उसके बाद क्या किया, 90-10 रेशियो फॉर द जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जो हिमालयन स्टेट्स हैं, यानी कि हिमालय का रीजन का जो भी एक तरीके से स्टेट्स है दोस्तों, और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 90% खर्चा उठाएगी और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दोस्तों 10% का खर्चा उठाए जाने का काम किया जाएगा। आगे क्या है देखते हैं, इसके बारे में भी एक नज़र डालते हैं दोस्तों। माफ़ कीजिएगा, जूम हो जा रहा है, पर पता नहीं परेशान कहाँ से ऐड आ रहा है जा रहा है बीच में, इसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं हम। आगे देखिए दोस्तों, इसके बारे में क्या कहा गया है कि पहला जो फेज़ था दोस्तों पीएमजीएसवाई का वो पहला 2000 में इसकी शुरुआत था, जो पहला चरण था, और 2013 में इसका दूसरा चरण आया दोस्तों, और 2019 में इसका तीसरा चरण आया दोस्तों। आगे क्या कहा गया इसके बारे में देख लेते हैं। अगला क्या है दोस्तों, अगला करंट अफेयर्स कहा जा रहा है कि हेल्थ कवर्स दिया जाएगा हर किसी को। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की एक और स्कीम आई है दोस्तों जिस पे हम लोग ध्यान देंगे। कहा जा रहा है हेल्थ कवरेज टू ऑल द सीनियर सिटीजन्स ओवर द एज ऑफ 70, यानी 70 साल से ऊपर जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको सबको हेल्थ कवरेज प्रदान किया जाएगा, हेल्थ कवरेज के रूप में दिया जाएगा दोस्तों। कहा जा रहा है कैबिनेट अप्रूव्स हेल्थ कवरेज फॉर ऑल द सीनियर सिटीजन्स एज 70 ईयर्स एंड एबव इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, यानी कहने का मतलब हुआ कि आप 70 साल या 70 साल से ऊपर के जितने भी एज ग्रुप के जो लोग हैं, 70 साल या 70 साल से एज के ऊपर जितने भी लोग हैं, उनका इनकम का स्टेटस कुछ भी हो, कितने भी कमाते हो, कैसा भी फैमिली से हो दोस्तों, सभी को कवर करने की बात की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। कवरेज का एम क्या है दोस्तों, टू बेनिफिट 4.5 करोड़ फैमिलीज, यानी कि जो कवरेज दिया जाएगा, हेल्थ कवरेज दिया जाएगा, उसमें 4.5 करोड़ फैमिली को कवर किया जाएगा दोस्तों। उसके साथ साथ 6 करोड़ उसके अलावा दोस्तों कह सकते हैं, उसके साथ साथ भी 6 करोड़ अलग से सीनियर सिटीजन्स को भी इसमें कवर करने का काम किया जाएगा विथ 5 लाख रुपीज़ फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑन ए फैमिली बेसिस का, ताकि हर एक परिवार में एक तरीके से कहा जा रहा है कि हर एक परिवार में अलग से 5 लाख रुपये का एक तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा दोस्तों, अलग से विथ 600 करोड़ जो यानी अलग से जो सीनियर सिटीजन है 600 करोड़ सीनियर सिटीजन को पूरे देश में कवर किया जाएगा, अलग से 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा पर फैमिली के अनुसार दोस्तों। आगे क्या जा रहा है, एलिजिबल सीनियर सिटीजन्स वुड बी इशूड अ न्यू डिस्टिंक्ट कार्ड अंडर AB PMJY,
यानी कि जो भी सीनियर सिटीजन्स इस योजना में एलिजिबल हैं दोस्तों, वो अलग से एक तरीके से चाह सकते हैं तो एक नया डिस्टिंक्ट कार्ड बना सकते हैं इस योजना के अंदर दोस्तों। सीनियर सिटीजन ऑफ द एज 70 ईयर्स एंड एबव belonging to a family already covered under the ABPMJY to get a additional top up cover up to 5 लाख पर annum for themselves। कहा जा रहा है दोस्तों कि जो भी सीनियर सिटीजन जो 70 साल से ऊपर हैं, जिनको एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये सुविधा मिल रहा है, यानी कि वह फैमिली वैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो फैमिली ABPMJY से जुड़ा हुआ है, इस केंद्र सरकार की उसको सुविधा मिल रही है। अगर वैसे परिवार से कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको अलग से हर परिवार को एक तरीके से कहा जा रहा है दोस्तों, उनको अलग से 5 लाख रुपये पर फैमिली के हिसाब से सिर्फ वो बुजुर्ग के लिए दिए जाएंगे दोस्तों, जिसमें उन्हें कहा गया है कि वो चाहे तो अपने परिवार के साथ इसको शेयर ना भी करे तो चलेगा दोस्तों। आइए डिटेल में इसको जानने का प्रयास करते हैं, क्या कहा गया इसके बारे में। कैबिनेट अप्रूव्स 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द सीनियर सिटीजन एबव 70 ईयर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम। यानी 70 साल के ऊपर जितने भी सीनियर सिटीजन हैं सबको एक तरीके से 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा दोस्तों, इरेस्पेक्टिव ऑफ उनका इनकम स्टेटस कुछ भी हो, उतना भी कमाते हो, कैसा भी फैमिली से आते हो, मैटर नहीं करता है। अंडर द फ्लैगशिप स्कीम, इस स्कीम के अंदर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी पहले इस फ्लैगशिप स्कीम, इस पर कहा जा रहा है कि फ्लैगशिप स्कीम के अंदर दोस्तों आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को जोड़ने का काम किया गया। फ्लैगशिप स्कीम वैसे स्कीम को कहते हैं दोस्तों जिसमें तो सारी योजनाएं आ जाती है, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं आ जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो प्रमुख जो एक तरीके से जो परेशानी होती है, प्रमुख जो चिंताएँ होती है, प्रमुख जो इशूज़ होता है, प्रमुख जो चैलेंजेज होता है दोस्तों, उनको नेशनल लेवल से संबोधित किया जाता है, नेशनल लेवल से उसे जोड़ने का प्रयास किया जाता है। वैसे योजनाओं को हम फ्लैगशिप योजनाएं कहते हैं। ये उसी के अंदर एक फ्लैगशिप अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को भी एक तरीके से फ्लैगशिप स्कीम के अंदर इसको कैटेगराइज किया गया है। इसको भी कहा गया है कि जो इसके मुद्दे होंगे दोस्तों वो केंद्र के थ्रू एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर इसको उठाने का काम किया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर इसका विचार विमर्श किया जाएगा दोस्तों। आगे क्या जा रहा है, जो एलिजिबल सीनियर सिटीजन वुड बी इशूड अ न्यू डिस्टिंक्ट कार्ड, इसके बारे में मैंने तो बात ऑलरेडी कर चुका हूँ दोस्तों। Senior citizen of age 70 and above belonging to the families already covered under the ABPY will get a additional top up to the 5 lakh per year for themselves, which they do not have to share with others members of the family who are below the age of 70s। इसके बारे में पूरा सीनियर सिटीजन, इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी बात कर चुके हैं दोस्तों। इसमें कहा गया कि जो 70 साल या उससे ज़्यादा एज के जो सीनियर सिटीजन हैं वैसे परिवार से बिलोंग करते हैं जो ABPMJY का लाभ उठा रहे हैं, वैसे सीनियर सिटीजन को एक तरीके से अलग से 5 लाख रुपये का दिया जाएगा दोस्तों। हर परिवार पे 5 लाख रुपये का सहायता दिया जाएगा, जिसमें उसको अनुमति है कि वो और किसी मेंबर के साथ उसे चाहें तो उसका शेयर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आगे देखिए इसके बारे में क्या लिखा गया है दोस्तों। इसके बारे में क्या कहा गया है, कहा जा रहा है कि सीनियर सिटीजन्स ऑफ एज 70 एंड एबव, जो वैसे सीनियर सिटीजन जो 70 या उससे एबव के हैं दोस्तों, वो आर ऑलरेडी अवेलिंग बेनिफिट ऑफ अदर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो कि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में उनको मिल रहा है, सच जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हेल्थ स्कीम में वो जुड़े हुए हैं, जिसको हम CGHS कहते हैं, या फिर एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस में, या फिर कोई एक सर्विसमैन यानी कि कोई भी कर्मचारी हो या फिर आर्मी से रिलेटेड हो या फिर कहीं से हो, अगर वो कोई हेल्थ स्कीम से जुड़े हैं, या फिर आयुष्मान सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की बात कर रही है, जो कि आयुष्मान सेंट्रल आर्म्ड यानी कि आर्मी का जो पुलिस फोर्स है उनसे अगर कोई जुड़े हुए हैं, में आइदर चूज देयर एग्जिस्टिंग स्कीम और ऑप्ट ABPMJY। कहा जा रहा है दोस्तों अगर कोई सीनियर सिटीजन चाहे उनका एज 70 हो या उनसे ज़्यादा क्यों ना हो, अगर उनको केंद्र सरकार की AB जो है, यानी कहा जा रहा है जो दोस्तों ABPMJY के अलावा अगर कोई केंद्र सरकार की हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ से रिलेटेड जो योजनाएं हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो स्कीम है, अगर उसमें उनको कोई बेनिफिट मिल रहा है, उससे अगर वो जुड़े हैं, कहीं और से अगर वो फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको सुविधाएँ मिल रही हैं दोस्तों, तो वो एक तरीके से उनको कहा जा रहा है कि ABPMJY में उनको सुविधा नहीं मिलेगी। उनके लिए ऑप्शन कहा जा रहा है दोस्तों कि या फिर वो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम में जुड़े रहें,
या फिर एक सर्विस कह सकते हैं कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस, यानी उनसे जुड़े रहें, या फिर आयुष्मान सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स से जुड़े रहें, या फिर ABPMGY से जुड़े रहें। दो में से एक ही होगा दोस्तों। अगर वो कहीं और से सुविधा उठा रहे हैं, अगर कहीं और से उनको लाभ मिल रहा है, तो उनको ABPMGY में उनको लाभ नहीं दिया जाएगा दोस्तों, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो। उसके बाद क्या कहा गया दोस्तों, इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड डेट, इसके साथ भी क्लैरिफाई कर दिया गया डेट सीनियर सिटीजन ऑफ 70 ईयर्स एंड एबव, वैसे सीनियर सिटीजन जिनका एज 70 साल या फिर उससे ऊपर हैं, वो आर अंडर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। अगर वो सरकारी में नहीं है दोस्तों, अगर 70 या उससे ज़्यादा हैं, जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस खुद से करवा रखे हैं, प्राइवेट तरीके से अगर वो उनके द्वारा इंश्योरेंस लिया गया है हेल्थ का दोस्तों, एंड एम्प्लॉयज अ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम विल बी एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट अंडर ABPMGY। कहा जा रहा है कि अगर कोई प्राइवेट से अपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, या फिर कोई सरकार या फिर कोई राज्य स्तरीय हेल्थ इंश्योरेंस से अगर कोई जुड़ा हुआ है, या फिर हेल्थ स्कीम से कोई जुड़ा हुआ है, तो उनको एक तरीके से ABPMGY में मौका मिल सकता है। ABPMGY से वो अपना लाभ को एक तरीके से उठा सकते हैं, या फिर एक तरीके से इसका फ़ायदा वो ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से ऑलरेडी उसको हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं मिल रही हैं, तो उनको ABPMGY में नहीं मिलेगा दोस्तों। यही नहीं, आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना में उनको सुविधा नहीं दिया जाएगा दोस्तों। आई होप, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको मैं दोबारा बताने का प्रयास करूँगा। इसमें आगे देखिए क्या कहा गया इसके बारे में, इसमें भी हम चर्चा करते हैं। अब इसके कुछ स्टैटिक जीके है दोस्तों, स्टैटिक जीके इसके बारे में कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, जिसके बारे में हम सभी लोग जान लेते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना दुनिया का पहला लार्जेस्ट पब्लिक फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है दोस्तों, यानी पूरी दुनिया में इतना बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तौर पे पब्लिकली लोगों को नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। जिसे लॉन्च किया गया है सितंबर 2018 में, इसको लॉन्च किया गया था। द स्कीम प्रोवाइडेड हेल्थ कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। जब 2018 में इसकी शुरुआत की गई दोस्तों, तो उस समय क्या किया जाता था कि 5 लाख पर फैमिली हर साल हर परिवार को 5 लाख दिया जाता था दोस्तों, फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर सर्विसेज टू द वल्नरेबल पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी। मतलब वल्नरेबल पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी का मतलब ऐसे लोगों की बात कर रहा है दोस्तों, जो कि एक तरीके से इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो इकोनॉमिक तौर पे पिछड़ा है। 2018 में जब इसकी शुरुआत की जाती थी, तो वैसे परिवार को हर परिवार को 5 लाख रुपए दिया जाता था दोस्तों। लेकिन अब इस समय के साथ इसमें चीज़ें बदलाव आया है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर दिया है दोस्तों, कि जो 70 साल के ऊपर हैं उनको स्पेशल से दिया जा रहा है दोस्तों, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा किया है। ये जो एक तरीके से कंट्रोल किया जाता है दोस्तों, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA इज़ द अपेक्स बॉडी, इनका अपेक्स बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन के, इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये लोग जिम्मेदार है दोस्तों। अगला न्यूज़ क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों, मौसम। कैबिनेट अप्रूव किया है 2000 करोड़ फॉर मिशन मौसम के लिए दोस्तों। कहा जा रहा है कि कैबिनेट द्वारा 2000 करोड़ रुपये का कैबिनेट अप्रूव्स 2000 करोड़ फॉर मिशन मौसम। क्या है मिशन मौसम, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। मिशन मौसम क्या है, ये द लार्जेस्ट स्केल इनिशिएटिव है लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंट्रीज वेदर फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेट साइंस कैपेबिलिटी। यानी कहने का मतलब है, मिशन मौसम के तहत एक प्रकार से एक लार्ज स्केल इनिशिएटिव है दोस्तों, जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका काम है दोस्तों कि जो कंट्री का जो वेदर फोरकास्टिंग होता है, यानी कि एक तरीके से देश का जो क्लाइमेट होता है दोस्तों, जो एक तरीके से जो वातावरण होता है, यानी कि जो मौसम होता है दोस्तों, या फिर कह सकते हैं आप एक तरीके से इसका क्लाइमेट और इसका जो वेदर होता है, उसका जो पहले अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जाता है दोस्तों कि कहाँ किस तरीके का बारिश होगी, कब कैसा मौसम होगा, कहाँ किस तरीके की घटनाएं घट सकती है, कहाँ भूकंप आ सकता है, कहाँ आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल के समय में देखा गया था, अभी वायनाड में एक लैंडस्लाइड हुआ था दोस्तों, जिसमें बहुत लोगों की मौत हो गई थी। तो इस तरीके के जो प्राकृतिक आपदाएं आता है दोस्तों, इसका जो अनुमान लगाया जाता है, तो उसी अनुमान को बेहतर करने के लिए और बेहतर ढंग से पता करने के लिए दोस्तों ये मिशन मौसम का शुरुआत किया गया है। और इसमें केंद्र सरकार द्वारा 2000 करोड़ का एक तरीके से बजट तैयार किया गया है दोस्तों। विथ बजट ऑफ 2000 करोड़ फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, यानी पहले 2 सालों में केंद्र सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपये इस पर खर्च किए जाएंगे। मिशन मौसम एम है इसका दोस्तों टू अपग्रेड द इंडिया
मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स, इसका एम है दोस्तों कि जो हमारे पास अभी IMD है दोस्तों, जो कि एबिलिटी है, इसका क्षमता है टू प्रिडिक्ट वेदर, यानी कि वेदर विद द हायर एक्यूरेसी एंड द मल्टीपल जोग्राफिकल एंड टेम्पोरल स्केल्स पे कहा जाता है दोस्तों। हमारे पास जो IMD है, यानी कि जो मौसम विभाग है दोस्तों, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडिया मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहा जाता है। ये जो हमारे देश में अभी क्या करते हैं, मौसम पूर्वानुमान का काम करते हैं, मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और वो चीज़ों को अपडेट करते भी है दोस्तों। ये जो 2000 का जो बजट तैयार किया गया है दोस्तों, इसी IMD को और बेहतर ढंग के बनाने के लिए, इसे अपग्रेड करने के लिए खर्च किया गया है कि पहले 2 साल में इस पर 2000 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। अभी जो इसकी हालत है दोस्तों, इससे और बेहतर बनाने का इसको प्रयास किया जाएगा, ताकि इसका जो एक्यूरेसी हो और बेहतर हो, और सटीक तरीके से मौसम का जो पूर्वानुमान होता है दोस्तों, उसका एक तरीके से कहा जा सकता है कि उसे पता कर सके, उसकी जानकारी हासिल कर सके दोस्तों इसके बारे में। इसलिए इसमें 2000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया गया है। सिमिलर इसी तरीके से जिस प्रकार का अभी जो हाल फिलहाल में मौसम मिशन है, मौसम की तरह लॉन्च किया गया था दोस्तों, ठीक इसी प्रकार का एक सिमिलर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था दोस्तों, मिशन मानसून, जो 2012 में लॉन्च किया गया था। इसका भी इम्प्रूव लॉन्ग रेंज मानसून फोरकास्ट, यानी कि इसका भी काम यही था दोस्तों कि एक तरीके से लंबे समय के लिए मानसून के बारे में पता कर सके, मानसून को फोरकास्ट कर सके। इस देश में जो मानसून का मौसम आता है दोस्तों, उसके बारे में पहले से पूर्वानुमान कर सके कि कहाँ किस तरीके का मानसून आएगा, कहाँ कितना बारिश होगा, कितना चीज़ों को अफेक्ट करेगा, कितना प्रभावित करेगा दोस्तों, इसके बारे में इस पर पता किया जाता है। दिस इनिशिएटिव कुड बी पार्टिकुलरली बेनिफिशियल टू सेक्टर लाइक द, इस प्रकार का जो इनिशिएटिव होता है, इस प्रकार का जो पहल है दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या हो सकता है दोस्तों, एग्रीकल्चर को मिल सकता है, एविएशन को मिल सकता है, जो उड़ियन जो जहाज आते हैं दोस्तों, उनको चलने के लिए भी मौसम का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बिना मौसम कहीं भी नहीं जा सकते हैं, यानी कि जो जहाज उड़ाए जाते हैं उनको भी एक मौसम की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। डिफेंस को अच्छा मौसम की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। डिजास्टर जो मैनेजमेंट किया जाता है, जिनके द्वारा आपदाओं का जिनके द्वारा प्रबंधन किया जा रहा है दोस्तों, उनको भी मौसम की जानकारी होनी चाहिए। टूरिज़्म जो करते हैं उनको भी एक तरीके से मौसम की जानकारी होनी चाहिए। विच रिलाई हैवली टू द एक्यूरेट वेदर इन्फॉर्मेशन पे जो निर्भर करता है दोस्तों, इन सभी को इसका फ़ायदा मिल सकता है। टूरिज़्म को मिल सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले को मिल सकता है, डिफेंस को मिल सकता है, एविएशन को मिल सकता है, एग्रीकल्चरल फील्ड को मिल सकता है इसका फ़ायदा दोस्तों, अगर भारत सरकार द्वारा एकदम सटीक और सही एक तरीके से मौसम का पूर्वानुमान किया जा सके, वेदर का पहले ही जानकारी निकाला जा सके दोस्तों, तो इससे इस सारी फील्डों का जो है, इस सारे क्षेत्रों का दोस्तों एक तरीके से बेनिफिट होगा, इस तरीके से फ़ायदा देखने को मिलेगा दोस्तों। आगे क्या कहा गया उस पर भी एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि दिस मिशन विल बी, क्या कहा जा रहा है कि दिस मिशन विल बी एड्रेस द नीड फॉर एक्यूरेट एंड टाइमली वेदर फोरकास्ट। कहा जा रहा है दोस्तों जो मिशन मौसम है ये क्या करेगा, एड्रेस करेगा, यानी कि अभी ज़रूरत है दोस्तों कि और एक्यूरेट और समय पर वेदर का फोरकास्ट किया जा सके, वेदर को अलर्ट किया जा सके, वार्निंग फॉर द एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट होते हैं दोस्तों, यानी कि जो एक तरीके से जो प्राकृतिक आपदाएं आते हैं, जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ज़्यादा क्षतिग्रस्त पहुंचाता है मानव जीवन को, समाज को, देश को दोस्तों, अब उसमें ज़रूरत है कि उसकी जो है एक तरीके से और सटीक तरीके से और टाइमली से उसका एक तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके, जानकारी दी जा सके, जिससे क्या होगा दोस्तों कि जो घटनाएं होगी उसका घटने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा और कम घटनाएं घटने का चांस हो, यानी कम घटनाएं देखने को मिलेगा दोस्तों, इसलिए कहा गया है। कहा जा रहा है दोस्तों कि मिशन फोकसेस ऑन द फॉलोइंग की एरियाज। ये जो मिशन है दोस्तों, इसका जो फोकस होता है मेनली 3 चीज़ों पे ज़्यादा होता है। एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का, यानी कि जितना से बेहतर एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके। इन्हांस एक्यूरेसी, हम जितना से ज़्यादा हो सके सटीकता का अनुमान यानी कि बढ़ा सकते, एक्यूरेसी बढ़ा सकते, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी हासिल कर सके। तीसरा होता है मानसून फोरकास्टिंग और बियॉन्ड, यानी कि इसका जो है एक तरीके से मानसून फोरकास्टिंग तो करते ही है दोस्तों, उसके अलावा भी हम चीज़ों को फोरकास्ट कर सकें, इसका मेन एम है दोस्तों। आगे देखिए इसमें से कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है, इस पर भी एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं, किनके द्वारा ये सब चीज़ें शुरुआत किया जा रहा है दोस्तों, इस पर भी हम इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस विल लीड द मिशन मौसम, यानी कि मिशन मौसम को लीड कर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस द्वारा से लीड किया जा रहा है थ्रू द 3 प्राइमरली इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पे, यानी कि 3 प्राइमरली इंस्टीट्यूशन को टारगेट करने का काम कर रहा है। पहला इंस्टीट्यूशन है दोस्तों
इंडिया का जो मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको टारगेट किया जा रहा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे वेदर फोरकास्ट, जो हमें क्या करता है, हर दिन का मौसम की जानकारी देता है दोस्तों। दूसरा जो टारगेट किया जा रहा है दोस्तों, वो दूसरा ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी, एक तरीके से उष्णकटिबंधीय की बात कर रहा है। वैसे मौसम का भी एक तरीके से दोस्तों जानकारी प्राप्त किया जा सके, उसको टारगेट किया जा सकता है। फोकस ऑन रिसर्चेस इन ट्रॉपिकल वेदर पैटर्न्स, जो हमारा उष्णकटिबंधीय जो एक तरीके से मौसम होते हैं दोस्तों, उसके बारे में भी जानकारी करने का जानकारी एक तरीके उसको पैटर्न को भी समझने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर भी फोकस है दोस्तों इसका। तीसरा क्या है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग का भी इस पर फोकस है। स्पेशलाइजेस इन मीडियम रेंज जो प्रिडिक्शंस होते हैं, यानी कि 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले का जो एक तरीके से कह सकते हो, 20 दिन 25 दिन पहले ही किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, किसी मौसम को जानकारी ले लेना। यानी मीडियम रेंज का मतलब ज़्यादा लंबा, यानी कि 1.5 साल 2 साल पहले नहीं, बल्कि 1 साल 1 महीना 1.5 महीना 25 दिन 30 दिन 28 दिन 32 दिन 40 दिन पहले किसी मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले दोस्तों। इस पर इसका ज़्यादा फोकस है, इस चीज़ को कंसिडर करते हुए चल रहा है। दिस इंस्टीट्यूशंस विल बी सपोर्टेड बाई अदर बॉडीज लाइक जैसे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस द्वारा इसको मदद किया जाता है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च द्वारा इसे मदद किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी द्वारा भी इसे मदद करने का काम किया जाता है, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम किया जाता है। लास्ट करंट अफेयर्स के रूप में क्या है दोस्तों, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। क्या कहा जा रहा है, एक योजना है दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि पीएम इलेक्ट्रिक, क्या है दोस्तों ये, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट, यानी कहा जा रहा है दोस्तों कि केंद्र सरकार द्वारा जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ होती है, जो अब बैटरी पे जो चलती है दोस्तों, जो चार्ज करने के बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो फ्यूल पे नहीं चलता है, यानी कि जो बैटरी का इस्तेमाल करती है, वैसे गाड़ियों को हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ कहते हैं दोस्तों। तो केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों एक तरीके से वैसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा पीएम ई ड्राइव जो योजना है दोस्तों, उसको तैयार किया गया है। इसका फुल फॉर्म है पीएम इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट दोस्तों, इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये केंद्र सरकार की एक स्कीम कह सकते हैं आप। कैबिनेट अप्रूव किया है दोस्तों पीएम ई ड्राइव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ, क्या कहा जा रहा है दोस्तों, फॉर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन द कंट्री विद द आउटले ऑफ 10,900 करोड़ फॉर द 2 ईयर, यानी कि अगले आने वाले 2 सालों में दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा एक लगभग 10,900 करोड़ का मतलब लगभग 11,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक तरीके से इस देश में जो है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का एक तरीके से इसके मोबिलिटी को बढ़ावा मिल सके, इलेक्ट्रिक जो गाड़ियों का बढ़ावा मिल सके दोस्तों। अब इसके लिए सरकार क्या क्या करेगी, इस पे एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये 4 पॉइंट आप देख लीजिए कि कंपोनेंट ऑफ स्कीम क्या है। ये जो स्कीम है ये 4 मुद्दे पर यानी 4 चीज़ों पे फोकस करेगा, 4 भागों में इसे बांटा गया है। किस तरीके से लोगों को एक तरीके से प्रभावित करने का काम करेगा दोस्तों, इस पर नज़र डालते हैं। पहला पॉइंट क्या कहा जा रहा है, इसका पहला कंपोनेंट है दोस्तों, कहा जा रहा है सब्सिडीज़ दिया जाएगा या फिर इंसेंटिव्स दिया जाएगा दोस्तों फॉर 3,000, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत छोटा में लिखा हुआ है इसलिए बहुत मुश्किल होता है, 3,669 करोड़ टू इंसेंटिवाइज इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर्स, इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर्स, इलेक्ट्रॉनिक एम्बुलेंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रक्स और अदर इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को कहा जा रहा है एक तरीके से। इसका है दोस्तों 10,900 करोड़ में से 3,679 करोड़ का इंसेंटिव्स दिया जाएगा या फिर सब्सिडी के तौर पे दिया जाएगा दोस्तों। जो इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीकल गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीकल जो गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक एम्बुलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रक है, या फिर और कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो इमर्ज हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, जो मार्केट में आ रहे हैं दोस्तों, उन पे सब्सिडी दिया जाएगा अब दोस्तों। यानी कि आप जब वैसे गाड़ियों को खरीदेंगे तो आपको एक तरीके से सस्ता पड़ेगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या सरकार उसके लिए कर रही है, ई वॉचर्स एक तरीके से ई वॉचर्स का जुगाड़ कर रही है दोस्तों। यानी इलेक्ट्रॉनिक तौर पर अब वॉचर्स आपको मिलेंगे। जब आप कोई गाड़ी खरीदेंगे दोस्तों तो आपको इलेक्ट्रॉनिक तौर पे वॉचर आपको दिया जाएगा, और ये वॉचर का इन्फॉर्मेशन एक तरीके से दोस्तों केंद्र सरकार के पास रहेगी, जिसके बेसिस पे क्या होगा दोस्तों, आपको सब्सिडी दिया जाएगा, आपको इंसेंटिव्स दिया जाएगा, आपको छूट दिया जाएगा दोस्तों। और इसके बेसिस पे जो मैन्युफैक्चरिंग का एक तरीके से जो डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग जो एक तरीके से जो इस गाड़ियों को बना रही है, जो प्रोड्यूस कर रही है, उसको भी एक तरीके से सब्सिडी दिया जाएगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि एलोकेशन ऑफ 500 करोड़ फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ ई एम्बुलेंस, यानी अलग से
कहा जा रहा है दोस्तों कि 500 करोड़ का एक तरीके से बजट तैयार किया गया है अलग से इलेक्ट्रॉनिक एम्बुलेंसेस को बनाने के लिए, उसका फैलाव करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए अलग से खर्चा किया गया है। अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है, प्रोविज़न ऑफ 4,991 करोड़। केंद्र सरकार का अलग से 4,991 करोड़ का भी प्रोविज़न है दोस्तों। उसमें कहा जा रहा है कि आप 14,028 इलेक्ट्रॉनिक बसेस आप बनाइए और ट्रांसपोर्ट एजेंसी या फिर बाई किसी से स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिट या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू किसी भी 14,028 इलेक्ट्रॉनिक बसेस के लिए अलग से 4,391 करोड़ का एक तरीके से बजट तैयार किया गया है दोस्तों। ये डिटेल में देखिए, इसके बारे में ही सेम चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों, जो यहाँ आप देख रहे हैं इस अथी पे, इस पर भी एक बार पढ़ लेते हैं, सनसनी नज़र से इसको देखने का प्रयास कर लेते हैं दोस्तों कि क्या लिखा गया है। कहा जा रहा है दोस्तों, कैबिनेट अप्रूव्स 10,900 करोड़ फॉर द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पुसेस द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड पीएम इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट दोस्तों, जिसको हम पीएम ड्राइव कर सकते हैं, फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इन इंडिया। बात सेम था दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री द्वारा इसे ये एक तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। विल इम्प्लीमेंट द न्यू स्कीम विथ अ टोटल आउटले ऑफ 10,900 करोड़ ओवर ए पीरियड, यानी 2 सालों में 11,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री द्वारा इसे किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। आगे क्या कहा गया इसके बारे में, कहा जा रहा है कि पीएम ड्राइव विल रिप्लेस एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज 2 में एडॉप्ट करने का काम करेगा दोस्तों। न्यू स्कीम ऑफर सब्सिडीज डिमांड इंसेंटिव्स इंसेंटिवाइज एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक यानी 2 व्हीलर गाड़ियाँ, 3 व्हीलर गाड़ियाँ या फिर एम्बुलेंस। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कह सकते हैं क्या रखा गया है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूरा हमने तो कायदे से आपको समझाने का प्रयास किया है दोस्तों, सारी जानकारी हमें हमने आपको आज के डेट में दे दिया है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आ गया होगा और अच्छे से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी दोस्तों। हमारे इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बाकी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय